हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हमारा चैप्टर है थर्ड, टिश्यूज इन एक्शन। इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, इनके आंसर करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। साथ में हम जो आंसर और क्वेश्चन का हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको समझने में इजी रहे और लर्न भी आपको आसानी से हो जाए। तो देखो, अगर आपको वीडियो समझ में आए यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि अगर फेस टू फेस होते हैं तो वहां पर तो हम इजिली से पूछ लेते हैं स्टूडेंट से, जो टीचर्स होते हैं वहाँ पे आपको समझ में आए यानी क्या डाउट है। तो यहाँ पर हम केवल लाइक और कमेंट से ही पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट और कहाँ पे जो आपको नहीं है। तो आप प्लीज लाइक कर देना, अगर आपके डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की क्वेश्चन है वो एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड रैपिडली, व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सेल्स अलाउज देम टू डू दिस। कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जो उत्तक है, वो लगातार विभाजित होता रहता है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड होता है। तो उसके सेल के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है, दे हैव थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, की सुरक्षा के लिए इनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। तो ये क्या है, रोंग है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उसकी जो टिश्यू की जो दीवार है वो मोटी होती है इसलिए वो डिवाइड होता रहता है बार बार में। तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर आंसर में नहीं हो सकता। सेकंड, दे कंटेन लार्ज वोक्यूल्स, किसके अंदर जो लार्ज वोक्यूल्स होती है जिसमें क्या होता है, स्टोर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट स्टोर्स होता है इसके कारण। तो यहाँ पर देखो, ये भी कोई सेल की जो प्रॉपर्टी थी इसके अंदर नहीं बनती, कोई मेन इसके अंदर पॉइंट की वोक्यूल्स स्टोर करती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो वो कुछ देखो, प्लांट्स के अंदर जो भी वोक्यूल्स होती है वो स्टोर ही करती है उसके अंदर। तो इसमें मैरिस्मेटिक का ये भी कोई वो नहीं है रोल। तो दे हैव थिन वॉल्स, यानी कि मैरिस्मेटिक जो टिश्यू की जो वॉल होती है वो थिन होती है, और वहां पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, डेंस होता है, इनकी गहरा होता है। एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है वो इसका जो प्रमुख केंद्रक होता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होती है, डिवाइडेड होती रहती है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो फोर्थ दे रखा है, दे आर फंक्शनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, कि ये जो उनका फंक्शन होता है मुख्य रूप से विभेद, जो कोशिकाओं को क्या करती रहती है, डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, इसका जो कार्य है तुम्हें विभेदित करना, तो ये भी इसके अंदर क्या आ जाएगा, रोंग आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, कि दे हैव थिन वॉल, यानी कि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू की जो वॉल होती है थिन होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनके सेल की ये जो मेन जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो डिवाइडेड होते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, कि इफ प्लांट is unable to transport food from leaves to root, which tissue is malfunctioning। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे करेंगे, अगर प्लांट है जो ट्रांसपोर्ट करता है जो फूड को लीव से और रूट तक जैसे पहुंचाता है उसके अंदर, अगर उसमें अयोग्य हो जाए, यहाँ पर अनेबल हो जाए, तो कौन सा टिश्यू यानी कि इसका जो काम करेगा। तो देखो, प्लांट के अंदर जो दो टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो हमें पता है जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जाइलम है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यू इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एपिडर्मिस क्या है, ये जो इसके अंदर जो लेयर्स होती है, और स्केलेंकाइमा क्या है, ये डेड टिश्यू है। ठीक है, डेड सेल्स होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो टिश्यू का अंदर क्या आ जाएगा, फ्लोएम, तो फ्लोएम इसका जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, कि व्हाई आर द एपिथेलियल टिश्यू that line an animal's internal organs usually only one or a few cell thick, कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसके अंदर क्यों, जो एनिमल्स के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू है तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर लाइंस होती है, वहां पर जो बनी होती है एपिथेलियम टिश्यू की जो लाइनिंग होती है, वो कह रहा है प्राय ओनली वन और फ्यू सेल थिक, कि उसके अंदर साधारणतः जो जानवर के अंदर जो भी अंगों को जो ढकने वाली एपिथेलियल जो टिश्यू है आमतौर पर एक या कुछ कोशिकाओं जितनी मोटी क्यों होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, कि टू स्टोर फूड एफिशिएंटली, कि जो फूड को यानी कि खाने को अच्छे से इकट्ठा करने के लिए ताकि स्टोर कर सके। तो ये क्या है, रोंग है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर जो वॉल है वो डबल कर दी जाए ताकि उसके अंदर वो स्टोर वगैरह हो जाए। तो ये इसका जो रोंग हो जाएगा। सेकंड, टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो ये भी क्या है, रोंग है इसका। थर्ड है,
टू अलाउ क्विक एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल अक्रॉस दैम। इसके अंदर तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, क्योंकि टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस दैम, कि उसका जो काम होता है किस कारण, जो मोटी और जो कुछ जो सेल से बनी होती है, इसके अंदर कुछ जो यानी कोशिकाएं जो मोटी क्यों होती है, तो इसके अंदर क्यों, क्योंकि उसके बीच की जो सामग्री होती है, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स को आदान प्रदान यानी कि उसके अंदर क्या करते हैं, एक्सचेंज करने के, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज यानी कि क्विकली एक्सचेंज कर सके, इसलिए उसकी जो है वहां पर जो कुछ वन, ओनली वन और ए फ्यू सेल से ही बनी होती है, ठीक है, एक या कुछ ही सेल से उसके अंदर इसलिए बनाई जाती है ताकि उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं क्विकली एक्सचेंज हो उसके। और फोर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए, ये इसके अंदर कोई भी इसका जो रोल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्विकली एक्सचेंज करने के लिए मटेरियल्स को। नेक्स्ट है फोर क्वेश्चन नंबर, तो फोर से पहले हम एक बार फिफ्थ जो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एमसीक्यू के अंदर है, इसके अंदर हमें स्टेटमेंट में देना है, तो पहले फिफ्थ देख लेते हैं कि विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नीज एंड एंकल, कि कौन सा जो जोड़ है वो इन्वॉल्व होता है जब आप अपने घुटने और जो टखने को जो बेंड करते हो, तो उसमें कौन सा ज्वाइंट होता है इन दोनों में, यानी कि आपको बताना है नी और एंकल में कौन सा ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पर है फर्स्ट बॉल और सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट तो क्या होगा, जैसे बॉल होती है तो बॉल क्या करती है, राउंड राउंड जैसे घूमती रहती है इस तरह से, ठीक है। तो जैसे हमारे जो पीछे की बैक साइड यानी कि वगैरह, तो वहां पर क्या होता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है। यहाँ पे आएगा सेकंड यानी कि हिंग ज्वाइंट, ठीक है। तो हिंज ज्वाइंट होता है इसके अंदर नी और एंकल के अंदर, पाइवेट ज्वाइंट भी इसके अंदर जो नहीं होता, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो आंसर इसका सेकंड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन सिक्स के अंदर भी ये ऑप्शन में ही है, हमें बस इसके अंदर जो बताना है, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन से फिफ्थ तक जो स्टेटमेंट वाले कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो रीजन है क्या करेक्ट है और कौन सा जो असर्शन है वो जो सही है और कौन सा जो फॉल्स है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट दी हुई, तो क्वेश्चन देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ए बी सी एंड डी, यानी कि जो प्रत्येक केसेस दिए हुए ए बी सी एंड डी, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जहां पर नीचे जो दिए हुए। तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए का, कि जो ऑप्शन ए के अंदर कौन सा जो बता रखा है इसके अंदर। तो ए में क्या बता रखा है, असर्शन कह रखा है कि एपिथेलियम इज वेल सुटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन लंग्स, कि ये कह रहा है कि इसके अंदर कि जो एपिथेलियम होता है वो ज्यादा सुटेबल है, यानी कि ज्यादा सुटेड है किसके लिए, यानी कि अच्छा ठीक एपिथेलियल सही है किसके लिए, लंग्स के अंदर गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, आदान प्रदान करने के लिए। अब इसमें ए में अब रीजन क्या बता रहा है, आर क्या है, कि इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स, क्योंकि इसके अंदर जो मल्टीपल्स लेयर्स होती है एपिथेलियल के अंदर, ऑफ टोल सेल्स, और साथ में इनकी बड़ी सेल्स होती है, दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन में इनकी जो वो स्लो डाउन होती है, जिसके अंदर जो डिफ्यूजन होता है ये। तो यहाँ पर देखो जो असर्शन के अंदर दिया हुआ है, एपिथेलियम इज वेल सुटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, तो ये जो ए वाला है ये क्या है, ट्रू है, बट जो रीजन दे रखा है ये इसके अंदर आर क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देखना है कि जिसके अंदर ए क्या है, ट्रू है, बट आर क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर देखो बी के अंदर भी क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बट ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आंसर के अंदर। तो एक आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, एक आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, कि जो ए है वो क्या है, ट्रू है, बट आर क्या है, वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये किसका ऑप्शन, किसका है, ए का आंसर है। नेक्स्ट है बी का, देखते हैं बी के अंदर भी जो असर्शन दे रखा है और उसके साथ में रीजन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताने की जो रीजन है वो सही है या असर्शन सही है या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है, ठीक है यहाँ पर। तो इसके अंदर कह रहा है कि कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फैट्यूग, कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है कि सिकुड़ती है लगातार बगैर किसी फैट्यूग के। रीजन क्या कह रहा है कि कार्डियक मसल्स सेल्स हैव ए हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन अबाउंडेंट ब्लड सप्लाई,
ठीक है, इनकी हाई ज्यादा नंबर उसको माइटोकॉन्ड्रिया होती है और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हार्ट के अंदर ब्लड, जो हार्ट ब्लड पंपिंग का काम करता है और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसमें कार्डियक मसल्स होती है, तो कार्डियक मसल सेल्स ही होती है। तो यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके अंदर लगातार विदाउट फैक्ट, ये वाला इसके अंदर जो असर्शन दे रखा है ये क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। और साथ में जो रीजन दिया कार्डियक मसल्स है उसमें हाई नंबर माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबाउडेंट ब्लड सप्लाई, तो ये दोनों इसके अंदर क्या है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पर कि ऑप्शन जो ए और जो आर है ये दोनों ही क्या है, ट्रू है। और साथ में जो रीजन जो आर दिया हुआ है ये भी क्या दे रखा है, इसके अंदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, किसके लिए, ए के लिए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन में क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी का वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है वो इसका बी का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में जरूर आता है, असर्शन और जो रीजन का, तो उसमें कुछ नहीं होता, बस आपको ये देखना है कि जो असर्शन यानी कि जो स्टेटमेंट दे रखी है वो करेक्ट है और जो रीजन यानी कि क्या कारण है ये भी सही है या नहीं। तो उसके अंदर बस आपको ये बताना है कि जो रीजन है इसके अंदर जो असर्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा जो फॉल्स है। ठीक है, तो आपको बताना है, अगर इसमें देखें हमने फर्स्ट वाले में किया है कि ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स। ठीक है, इसके अंदर हमने तो पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी, रीजन देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बता देना है। ठीक है, इसमें फिर आपका जो आंसर है वो इजीली से सिलेक्ट हो जाएगा। पहले आपको ये पढ़ना है, ऑप्शन जो ट्रू फॉल्स नहीं देखना आपको। सेकंड है थर्ड, सॉरी थर्ड के अंदर असर्शन दे रखा है टेंडेंस कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ ज्वाइंट मोमेंट, कि जो टेंडेंस होता है वो कनेक्ट होता है बोन टू बोन, यानी कि दो बोन के बीच में क्या होता है, टेंडेंस होता है जो कनेक्ट होता है एंड अलाउ ज्वाइंट मोमेंट, और क्या करता है, ज्वाइंट मोमेंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है देखो ये वाली क्या है, फोल्स है इसके अंदर, क्योंकि जो टेंडेंट कनेक्ट होता है बोन टू बोन जो फिर कह रहा है इसको अलाउ करता है जॉइंट मोमेंट को इसके अंदर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो दे रखी है ये क्या है, रोंग है। तो ये तो हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब देखते हैं रीजन जो आर क्या बता रखा है। आर के अंदर कह रहा है कि टेंडेंस आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, कि जो टेंडेंस होते हैं वो टफ कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, डेट ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल्स टू बोन्स, कि वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फोर्स करते हैं किसमें, मसल्स टू बोन्स। ठीक है, इसके बीच में फोर्स लगाते हैं। तो ये वाला जो आर है, जो रीजन इसके अंदर जो दे रखा है आर, ये क्या है, इसका करेक्ट है। तो हमारा जो सी के अंदर क्या है, ए है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और आर क्या है इसके अंदर यहाँ पर जो करेक्ट है। ठीक है, तो हम रीजन के अंदर इसमें ऑप्शन में देखेंगे कि ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो फोर आएगा इसके अंदर कि ए इज फॉल्स यानी कि इनकरेक्ट है और आर इज हमारा ट्रू। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जो सी का कौन सा आएगा, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो सी का जो फोर्थ यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट है डी, असेसन बता रखा है इसके अंदर कि इन ए हिंग ज्वाइंट, यानी कि हिंग ज्वाइंट के अंदर मोमेंट अकर्स प्रीमियरली इन वन प्लेन, की जो मोमेंट है वो केवल एक ही प्लेन के अंदर होता है। ठीक है, जो हिंज ज्वाइंट होता है इसके अंदर, तो ये बात इसके अंदर जो सही है कि अगर हिंज ज्वाइंट जब अभी मैंने बताया तो इसके अंदर वहां पे तो एक में ही होता है यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट इसकी जो है ट्रू है, जिसने बता रखा है। रीजन क्या है कि द बोन एंड आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन, कि जो बोन होती है, जो बोन का जो एंड होता है, एंड की जो शेप होती है वो केवल स्लाइडिंग टाइप में कि ऑल डायरेक्शन की, बोन्स एंड आर शेप टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन, कि प्रत्येक डायरेक्शन के अंदर वो स्लाइडिंग टाइप में इनकी इस तरह से जो मूवमेंट करते हैं ना, उस तरह से जो बोन का जो एंड होती है उसकी जो शेप होती है हर डायरेक्शन के अंदर स्लाइडिंग की फॉर्म में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इसकी क्या है, रोंग है। ठीक है, इनकी जो जिसने रीजन बता रखा आर क्या है इसका रोंग है। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो इसमें ए का ट्रू और आर का फॉल्स, तो ऑप्शन देखते हैं कि इसके अंदर जो ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है यहाँ पर। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो थर्ड इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी वाले का। तो डी का जो आंसर क्या आ जाएगा,
थर्ड आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन। तो ये हमारे जो 6th क्वेश्चन का जो आंसर हो गया। अब हम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट में जो आंसर है उसमें जो राइटिंग के लिए, तो यहाँ पर जो हमारा 4th क्वेश्चन रह गया था बीच में, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यू कैन परफॉर्म दीज 2 जंप्स, कि आप जो परफॉर्म करते हैं कि 2 जंप लगाते हो इसके अंदर, जो फिगर के अंदर जो दिखा रखा है 3.21, इसके अंदर जिस पोजीशन में आपको दिखा रखा है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रेट लेग जंप, जिसमें कीप नी एंड एंकल स्टिफ है, आपको नी और एंकल को स्टिफ रखना है, स्टिफ रहते हैं इसके अंदर। और नॉर्मल जंप, और नॉर्मल जंप के अंदर बेंट नी, आपको नी को बेंड करना है, जैसे यहाँ पे घुटने मोड़ रखे हैं। एंड एंकल नेचुरल, और एंकल क्या होते हैं, नेचुरल रहते हैं। हाउ डिड योर एंकल, नीज एंड हिप पोजिशंस डिफरेंट बिटवीन 2 जंप्स, कि किस तरह से जो आपके एंकल, टकने और जो घुटने हैं और जो हिप पोजीशन है वो अलग होती है इन दोनों जंप्स के अंदर। ठीक है, जो पोजीशन आपकी यहाँ पे दिखा रखी है 3.21 फिगर के अंदर, तो यहाँ पर जो जो जंप लगा रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो इस पोजीशन में, दूसरे इसमें, तो इसमें किस तरह से एंकल और जो नी और हिप पोजीशन है दोनों के अंदर डिफरेंट है, वो आपको बतानी है। तो आंसर में हम लिखेंगे इन ए स्ट्रेट लेग jumps the ankle, knees and hip joint remain stiff and straight, so there is very little or no bending. In a normal jump, the ankles, knee and hip bend naturally. This help absorb, soak, maintain balance and give better moment and height during the jump. ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट लेग जंप है, तो उसके अंदर जो एंकल और नी और हिप है वो ज्वाइंट क्या रहेंगे, स्टिफ और स्ट्रेट में रहेंगे। ठीक है, स्टिफ में से इनकी कठोर या जकड़े रहना। तो जैसे आप हाइट में जिस तरह से पोजीशन के अंदर दिखा रखे हैं, तो इस तरह से अगर आप खड़े होंगे तो आप एकदम से क्या होंगे, स्ट्रेट पोजिशन में होंगे, और आपके जो एंकल्स हैं वो भी क्या होंगे, स्ट्रेट में इस तरह से ऊपर की तरफ जकड़े हुए आपको फील होंगे। ठीक है, जैसे जकड़ रहे हो या ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा हो इस तरह, तो वो स्टिफ और स्ट्रेट में रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको छोटा सा या देयर इज वेरी लिटिल और नो बेंडिंग, यानी कि एक तरह से इसमें जो बैंड हो भी रहा है बिल्कुल जरा सा और ना भी हो रहा। ठीक है, और नॉर्मल जंप के अंदर जो एंकल्स, नीज और हिप होते हैं वो नेचुरली बैंड होंगे, और जो हेल्प करेंगे शोक को और बैलेंस मेंटेन करने में, और आपको एक अच्छी मोमेंट देंगे, और साथ में जो हाइट है ड्यूरिंग द जंप, और उसके अंदर जंप करते हैं उसके अंदर हाइट भी जो शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 4 का आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6, 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो ऑप्शन में थे। क्वेश्चन 7 है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ ए ट्री इन ईयर्स ऑन द x axis and the diameter of the tree in centimeter along with the number of annual rings formed over time on the y axis using the data given in the table 3.7, कि जो 3.7 जो टेबल आपकी यहाँ पर दी हुई है, तो उसके आंकड़ों का उपयोग करते हुए जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, उस पर जो ट्री की जो ईयर दिखा रखी है, एज दिखा रखी है ईयर्स में, और वाई एक्सिस पर जो ट्री की जो व्यास इसके अंदर जो दिखा रखा है वो सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आपको समय के साथ यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो बनने वाले जो ईयर में जो वैल्यू की संख्या के बीच में एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यूजिंग द डाटा के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बन रहा है इसमें, तो गिवन इन द टेबल, जो टेबल में दे रखा है 3.7 के अंदर, तो यहाँ पे आपको एनुअल जो रिंग को देखते हुए यहाँ पर जो एक ग्राफ शो करना है। तो यहाँ पर देखो जो दिखा रखी है टेबल 3.7, तो 3.7 के अंदर जो ईयर में जो दिखा रखा है यहाँ पे, इनकी डाटा रिलेटेड टू द एज ऑफ ए टिक ट्री, जो डाटा है वो जो टिक ट्री है, इनकी सोगान का जो पेड़ है उसकी आयु के अकॉर्डिंग जो दिखा रखा है यहाँ पे, कोरोस्पोंडिंग इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड नंबर ऑफ एनुअल रिंग। ठीक है, जो कोरोस्पोंडिंग जो स्टेम का जो है डायमीटर है, ठीक है, वो यहाँ से वो कितना इंक्रीज हुआ है, और जो नंबर है जो एनुअल रिंग्स के अंदर, ये सब इसके अंदर जो शो कर रखा है। तो यहाँ पे जो टेबल के अंदर आप देख सकते हो कि एज ऑफ द टिक ट्री ईयर्स में दिखा रखी है कि 5 ईयर्स का है, और यहाँ पे डायमीटर है ऑफ ब्रेस्ट हाइट ट्री, यानी कि जो स्टेम का इसके अंदर दिखा रखा है ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ एनुअल्स ऑफ रिंग फॉर्म, जो रिंग है कितनी रिंग्स इसके अंदर जो बनी यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, उसी तरह से फिर 10 ईयर्स का है, तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, जो डायमीटर के अंदर जो यहाँ इसमें 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो 10 रिंग्स बनी। तो आपको इस ग्राफ
जो टेबल को देखते हो आपको जो एक ग्राफ शो करना है, जिस तरह से आप मैथ में बनाते हो, ठीक है। तो मैथ इसमें बता भी रखा है कि जो एक्स एक्सिस देखो यहाँ पर कि ईयर्स के अंदर, तो आपको एज ऑफ ट्री, जो ट्री की एज है वो ईयर्स में शो करनी है ऑन द एक्स एक्सिस पर, ठीक है। एक्स एक्सिस पर आपको एज शो करनी है। और तो डायमीटर ट्री है इन सेंटीमीटर के अंदर, जो एनुअल रिंग है जो बन रही है ये इसका अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दिखाओगे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, डाटा के अंदर। तो आपको पहले एक्स और वाई एक्सिस जो बना लेना है। आप ग्राफ आप बनाते आए हो मैथमेटिकल्स, यानी कि 6th क्लास से स्टार्ट किया आपने बनाते हुए। तो यहाँ पे जो एनालिसिस दिखा रखा है कि फर्स्ट कि एनालाइज द ग्राफ इन टर्म ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम over time and share the interruption, and what is the relation between the diameter of the tick tree and annual rings, ठीक है। इसमें रिलेशन भी बताना है, यहाँ पर क्या रिलेशन फॉर्म हो रहा है इसके अंदर। और विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीथ ऑफ द स्टेम, यानी कि स्टेम की जो ग्रीथ है यानी कि मोटाई है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और वट सॉरी वेयर इज इट लोकेटेड, और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। तो फर्स्ट तो हम इसके आंसर देंगे। फर्स्ट जो एनालाइज द ग्राफ, ग्राफ को जो एनालाइज करने के लिए, तो यहाँ पर पहले तो आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना, बहुत ही इजी सा है। इसमें जो टेबल दी हुई टेबल के अकॉर्डिंग देख के, तो आई होप आप लोग कर लोगे। अगर फिर भी आपसे ड्रॉ नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ, तो वहां पर मैं आंसर में इसके अंदर अलग से बना दूंगी, ठीक है, ग्राफ के लिए। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं एनालाइज द ग्राफ, यानी कि ग्राफ जो ड्रॉ किया उसके अंदर एनालाइज करो टर्म्स ऑफ द डायमीटर और स्टेम ओवर टाइम्स एंड शेयर द इंटरेप्शन, ठीक है। हम इसके आंसर कर लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में के अंदर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है कि एनालाइज, तो आप जो ग्राफ करोगे तो उसके अंदर आपने क्या एनालाइज किया, ठीक है, जो ग्राफ आप जो बनाते हो तो उसके अंदर क्या डिफरेंट आया। तो देखो यहाँ पे जो तालिका दी हुई है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो टेबल दी हुई है इसके अकॉर्डिंग वहां पे डिफरेंट आएगा कि जो 5 ईयर का है तो 5 ईयर वाले जो ट्री के अंदर जो यहाँ पे जो सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर उसकी क्या बनी स्टेम की जो मोटाई, और जो रिंग है कितनी बनी 5 बनी। यहाँ पे 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स का जो 8 है तो इसके अंदर 4 का जो डबल हुआ, ठीक है, और 5 का यहाँ पे डबल हुआ, तो इसके अंदर क्या होती जा रही है इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिंग्स भी एज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर साथ में इसकी जो स्टैम्प भी। तो इसमें फर्स्ट में एनालाइज में हम लिखेंगे आंसर में इसके अंदर कि द ग्राफ शो दैट द एज ऑफ द ट्री इंक्रीज, the diameter of the stem also increases, the growth is gradual and continuous, indicating steady increase in growth over time, ठीक है। कि जो ग्राफ के अंदर ये शो होता है कि जो एज है ट्री की वो भी बढ़ रही है, उसके साथ ही स्टेम का डायमीटर भी बढ़ रहा है, और डायमीटर के बढ़ने के साथ ही जो जो ग्रोथ होती है उसकी ग्रेजुअल जो भी वो कंटिन्यूसली लगातार उसकी वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पर कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ टिक ट्री टू द एनुअल रिंग फॉर्म, यानी कि जो क्या रिलेशन है जो टिक ट्री के जो डायमीटर और उसका जो एनुअल रिंग बनती है उन दोनों के बीच में, ठीक है, इनकी किस तरह से बन रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आंसर में हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड एनुअल रिंग्स, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप between diameter and number of annual rings. As the number of annual rings increases, the diameter of the trees also increases, since each ring adds to the growth of a tree. कि जो रिलेशन है दोनों के अंदर ही यहाँ पर जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जो ए नंबर एनुअल रिंग की भी बढ़ रही है, उसके साथ ही जो ट्री का जो डायमीटर है वो भी क्या है बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक रिंग उसके अंदर ऐड हो रही है जैसे जैसे ग्रेथ है ट्री की वो बढ़ता है। यहाँ पर जैसे हम देखें तो 5 थी तो नेक्स्ट में इनकी 10 हो गया, ठीक है, इस तरह से ऐड होती जा रही है रिंग भी, तो इनकी इंक्रीज होती जा रही है। ये हमारा जो इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट दे रखा था उसका आंसर था। नेक्स्ट थर्ड दे रखा है कि विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, कि कौन सा जो विशेषक जो टिश्यू है जो इसके लिए जिम्मेदार है फॉर द स्टेम ऑफ द ग्रीथ एंड वेयर इज इट लोकेटेड, और ये कहाँ पर जो टिश्यू है वो लोकेटेड होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उपस्थित होता है यहाँ पर। तो इसके हम आंसर में लिखेंगे स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड लोकेशन कि द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीथ ऑफ द स्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी टिश्यू होता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इन द स्टेम एंड
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम का, लेटरल जो मेरिस स्टेम है वो है, जिसको कैम्बियम भी कह सकते हैं, आप कैम्बियम भी लिख सकते हो, और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो ग्रोथ को इंक्रीज करने में। ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा, जो आपने देखा होगा इस तरह से यहाँ पर कि जो जाइलम और जो फ्लोएम जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो बनती है एक रिंग टाइप से, यानी कि यहाँ पर, तो ये क्या होता है, कैम्बियम टिश्यू होता है। ठीक है, तो कैम्बियम टिश्यू इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है, जिसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इन ए फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में, इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ट्रीज वाज सर्वेल debarked by an elephant to meet its food requirement as the bark, यानी कि जो छाल है, इज ए रिच सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसा कि फिगर के अंदर दिखा रखा है, बेस्ड ऑन योर लर्निंग आंसर द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके जो बेस पे आपको जो क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए फॉरेस्ट, यानी कि एक जंगल में देखा गया है कि जो एक हाथी है, ठीक है, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो एक पेड़ की जो बार्क है, यानी कि छाल को पूरी तरह से छील दिया। ठीक है, छील देता है, क्योंकि जो छाल होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स है, कि ज्यादातर उसके अंदर जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निम्नलिखित जो पर्सन है, जो फॉलोइंग जो क्वेश्चन है, इसके आंसर देने हैं। कि फर्स्ट है कि विच फंक्शंस ऑफ द ट्री इज आर हैम्पर्ड बाय डीबार्किंग, कि पेड़ की छाल उतारने से पेड़ के कौन से कार्य क्या होते हैं, हैम्प्ड होते हैं। ठीक है, इनकी डीबार्किंग यानी कि उतार दी जाती है जो बार्क, तो उसमें कौन से जो हैम्प्ड होंगे, कौन से कार्य यानी कि बाधित होंगे, जो रुक जाएंगे। और सेकंड इसके अंदर कह रहा है कि विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फिगर 3.22 फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग, कि जो पेड़ है, ठीक है, प्लांट टिश्यू है, कौन सा उसे अफेक्टेड होगा, जो फिगर के अंदर दिखा रखा है इसमें, और जो पेड़ के तने को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद भी, तो यहाँ पर देखो फिगर के अंदर आपको दिखा रखा है इस तरह से, तो यहाँ पे इसको जो छील देता है, जो इसकी बार्क उतर जाती है, आपने नॉर्मली अपने घरों के आसपास भी देखा होगा, जो कुछ ट्री की जो बार्क उतर जाती है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट का आंसर देना है कि पेड़ की जो यहाँ पर जो छाल उतरने के बाद, यानी कि बार्क उतर जाती है, तो उसके जो कौन से जो फंक्शन है वो रुक जाएंगे, बाधित होंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट का हम आंसर में लिखेंगे कि फंक्शंस हैम्प्ड बाय बार्किंग, बार्किंग damages the protective covering of the tree. As a result, the protection functions is hampered. It also affects transport of food यानी कि phloem and may indirectly affect the growth and survival, कि जो फंक्शन है कौन से, डिबार्किंग होने पर जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है ट्री की, वो डैमेज हो जाएगी। इसके साथ में जो प्रोटेक्शन फंक्शन है वो भी उसके बाधित हो जाएंगे, कि उसका प्रोटेक्ट कौन करेगा ट्री को, और जो टिश्यू कौन सा, फ्लोएम, ठीक है, जो फ्लोएम टिश्यू उसका अफेक्टेड होगा, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ ए फूड, एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट होगी ग्रोथ और सर्वाइवल। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर था। सेकंड है, सेकंड के अंदर जो उसका आंसर पूछ रखा था यहाँ पर कि टिश्यू अफेक्टेड होगा इसके अंदर कौन सा, तो इसके अंदर हम जो लिखेंगे सेकंड के अंदर कि कौन से टिश्यू प्रभावित होंगे और जो इसने नुकसान वगैरह पहुंचाया है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेकंड में लिखेंगे टिश्यू अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू ट्रंक आफ्टर डिबार्किंग, कि इफ डैमेज कंटिन्यू इनवर्ड द फ्लोएम, यानी कि फूड कंडक्टिव टिश्यू एंड पॉसिबली कैम्बियम, की ग्रोथ टिश्यू विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, यानी कि एक तो फ्लोएम टिश्यू और दूसरा जो कैम्बियम, ये दोनों टिश्यू इससे क्या होंगे, अफेक्टिंग होंगे। नेक्स्ट है थर्ड, कि फंक्शन हैम्प्ड इफ टिश्यू बीनीथ बार्क आर सर्वली डैमेज, कि कौन से जो फंक्शन है, कार्य है, वो रुक जाएंगे टिश्यू डैमेज होने पर। ठीक है, जो टिश्यू उसके बार्क में से हट जाते हैं तब, तो इसमें लिखेंगे इफ टिश्यू beneath the bark, इनके स्पेशली phloem and cambium are damaged, the transport of food from leaves to other parts and growth is thickness की secondary growth will be hampered. Eventually the tree may be die due to lack of food supply.
ठीक है, कि जो दो टिश्यू है, एक तो फ्लोएम जो अफेक्टेड होगा और दूसरा कैम्बियम। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को करता है, कि फूड को सप्लाई करता है, और कैम्बियम से क्या होता है, इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो फूड को सप्लाई करता है वही टिश्यू डैमेज होगा, तो इसका मतलब जो ट्री है वो डाई भी हो सकता है, इनकी मर भी सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लेक ऑफ फूड हो गया, कि फूड की जो कमी होगी, और साथ में उसकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 4, अजप्शन एंड हाउ आंसर में चेंज। कि अजप्शन किस तरह से जो आंसर है, फोर्थ जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि जो आपके आंसर हो किस तरह से जो बदल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी आपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपने क्या जो मान्यताएं जो आप मान रहे हैं, और यदि आपकी जो मान्यता यानी कि आपकी थॉट है वो बदल जाए, तो आपका आंसर भी किस तरह से जो बदल जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे, कि क्वेश्चन में पूछ रखा था कि अजम्पशन एंड हाउ आंसर में चेंज, कि किस तरह से आपके अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बदल जाएंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे, वी आर assuming that only the bark is removed and the inner tissue are initial intact and that damage does not immediately kill the tree. We also assume normal conditions for transport of water and food. If their assumption is changed, for example, if the xylem is also damaged or the damage is very extensive, then water transport would also stop, leading to fast wilting and death of the tree. कि हमारा जो आंसर वो चेंज भी हो सकता है किसके बेस पे, कि हम ये देखेंगे कि केवल क्या यहाँ पर रिमूव हुई है, बार की रिमूव हुई है। ठीक है, यानी कि ट्री की जो छाल है वो ही उतरी है, लेकिन जो इनर टिश्यू है वो तो अभी उसके अंदर जो अंदर की तरफ टिश्यू है वो तो सेफ ही है। तो इसके अंदर इसमें ज्यादातर कोई जो डैमेज नहीं हुआ है, इनकी पेड़ है वो तुरंत इसके अंदर नहीं मर सकता। और जो यहाँ पर फूड और जो वाटर है जो परिवहन के लिए जो इसमें परिस्थितियां हैं, वो भी मान रहे हैं कि जो फूड है वो क्या है, फ्लोएम पहुंचाता था, लेकिन जो वाटर है वो कौन पहुंचा रहा है इसके अंदर, प्लांट जाइलम पहुंचा रहा है। तो जाइलम के थ्रू हम फूड, वाटर के साथ हम फूड भी इसके अंदर जो सप्लाई कर सकते हैं कुछ यहाँ पर, अगर पानी के अंदर कुछ मिला के इसमें डाले तो यदि ये मान्यताएं हमारी बदल जाती, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि जाइलम भी अगर डैमेज हो जाता है, तो या जो डैमेज होने के लिए यहाँ पर डैमेज इज वेरी एक्सटेंसिव, कि बहुत ही जो व्यापक है, तो जो जाइलम यानी कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो भी अगर स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप होने के बाद जो पेड़ है वो तेजी से क्या करेगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, और मुरझाने के बाद क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अंदर का भी अभी कुछ इसके अंदर जो बचा है, तो जल्दी से वो इसके अंदर नहीं मर सकता, क्योंकि अगर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही टिश्यू डैमेज हो जाते, फ्लोएम के साथ जाइलम भी, तो वो जल्दी से मुरझा के मर सकता था। तो इस तरह से हमारा आंसर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, Amrapali observed that a young mango sapling's stem bends flexibly during monsoon winds and does not break. Which tissue is responsible for this flexibility? Predict and provide your explanation of the impact if the existing tissue was replaced by sclerenchyma. क्वेश्चन में कह रहा है कि अमरावती ने ऑब्जर्व किया कि जो आम का जो पेड़ है, देखा कि जो आम का पेड़ है वो मॉनसून की हवा के दौरान जो छोटे उसके जो पौधे का जो तना है वो लचीला होकर मुड़ जाता है, बट वो टूटता नहीं है। ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबल है यहाँ पर। तो इस लचीलेपन के लिए कौन सा तो जो टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है, और यदि जो इसमें मौजूद टिश्यू है जो स्केलन काइमा में बदल जाए, तो इसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि प्रभाव का जो अनुमान लगाइए और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करें। ठीक है, जो टिश्यू अगर उसकी जगह स्केलन काइमा हो जाए तो इसमें क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर तो आंसर में हम लिखेंगे, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द यंग मैंगो सैपलिंग इज कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा cells have unevenly thick cell wall and are living in nature. This provides flexibility and mechanical supports, allowing young stems and leaves to bend without breaking during strong winds. कि जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो है कोलन काइमा टिश्यू। और जो कोलन काइमा सेल होती है वो क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है उसकी, और वो क्या है, लिविंग है इन नेचर। ठीक है, जो उसके सेल है वो लिविंग है, यानी कि कोलन काइमा एक क्या है, लिविंग टिश्यू भी बोलते हैं। जबकि जो स्केलन काइमा है उसकी
क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, जो सेल्स होती है, मरी हुई सेल्स होती है इसकी। तो दिस प्रोवाइड, यानी कोलन काइमा होता है, दिस प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट्स भी देता है, जो अलाउिंग करता है यंग स्टेम और लीव्स को मोड़ने से, तो विदाउट ब्रेकिंग ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, बगैर तेज हवा के इसमें टूटने से, यानी कि बचाता है उसको और टूटने नहीं देता। अब यहाँ पे पूछ रखा था अगर इसकी जगह स्केलन काइमा होता तो क्या होता। इफ कोलन काइमा वर रिप्लेस बाय स्कैलन काइमा, अगर कोलन काइमा को स्कैलन काइमा से रिप्लेस कर दे तो स्कैलन काइमा सेल्स आर डेड with thick lignified walls which provide rigid and hard supports. If the sapling had scalenchyma instead to collenchyma, the stem would become hard, brittle, losing its flexibility. As a result, it would likely break easily in monsoon winds instead of bending safely. कि जो स्कैरेंकाइमा की सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है, साथ में इनकी थिक होती है, लिग्निफाइन इसकी वॉल होती है और जो कठोर होता है और जो हार्ड सपोर्ट देता है। अगर स्कैरेंकाइमा इसमें होता कोलन काइमा की जगह तो उसकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, उसके साथ ही ब्रिटल होती और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी खत्म हो जाती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लूजिंग हो जाती। तो इसे रिजल्ट निकलता कि जो इजिली से वो क्या होता, ब्रेक हो जाता, इनकी तेज हवा चलती और इजिली से वो टूट जाता। लेकिन जो फ्लेक्सिबल थी तो फ्लेक्सिबल की वजह से वो टूटी नहीं, यानी कि सीधी है, ठीक है इसके अंदर। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि सोन एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करता है शुगर केन को दोबारा से उगाने के लिए। तो वो शुगर केन की कटिंग का प्रयोग करता है, ठीक है, वो शुगर केन को उगाने के लिए, गन्ने को उगाने के लिए। तो गन्ने का जो पार्ट होता है उसको कटिंग पार्ट लेता है, फिर उसे उगाता है, ठीक है, स्टेम कट के द्वारा। तो इसके अंदर दो टाइप की कटिंग करता है, ए और बी। तो कुछ समय के बाद यानी कि बी कटिंग होती है वो तो स्प्राउटेड हो जाती है, उग जाती है, ठीक है, और डेवलप हो जाती है एक शुगर केन प्लांट के अंदर। जबकि जो ए कटिंग है वो नहीं होती स्प्राउटेड। तो इसके अंदर कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वर द टाइप बी कटिंग एबल टू ग्रो एज शुगर केन बट टाइप ए कुड नॉट, कि क्यों जो बी कटिंग है वो एबल होती है, योग्य है उगने के, जबकि इनकी बी उग जाती है और ए क्यों नहीं उगती। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन बी टाइप बी कंपेयर टू टाइप ए, कि क्या डिफरेंस है जो प्रेजेंट है जो बी टाइप के अंदर जो ए में नहीं है, ठीक है, इनकी ए कंपेयर और ए और बी के अंदर जो कटिंग की है तो दोनों में क्या डिफरेंस है। और थर्ड पॉइंट पूछ रखा है क्वेश्चन में कि व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर इन फिगर 3.23 चेंज हैज एन अफेक्ट, कि आप क्या अवलोकन करते हो, इसके अंदर क्या अवलोकन किया, क्या मेजरमेंट किया कि जो इस फिगर के अंदर दिखा रखा है उन दोनों में जो क्या अफेक्ट करता है जो उसके अंदर जो प्रेजेंट है। और फोर में कि व्हाट परमान parameters should be kept the same for both type of cutting to ensure a fair comparison, और उसके अंदर क्या पैरामीटर हो सकता है, उसके अंदर क्या रखना चाहिए दोनों के अंदर जो सेम टाइप जो कटिंग के अंदर, कि जिससे दोनों के यानी कि ग्रो कर जाए, ठीक है, इनकी फेयर कंपैरिजन हो उसके अंदर। तो यहाँ पे तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर जो फिगर देखेंगे कि उसने किस तरह की जो कटिंग है वो की। तो यहाँ पर देखो दोनों में डिफरेंस देखेंगे पहले। तो ये ए कटिंग है और ये बी वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए के अंदर क्या है, स्ट्रेट है, कोई भी बीच में जोड़ वगैरह नहीं, यानी कि नोड इंटरनोड नहीं प्रेजेंट है। लेकिन जो बी कटिंग है इसके अंदर यहाँ पे इसमें इंटरनोड प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए यानी कि जो बी है वो कटिंग है वो ग्रो कर गई, स्प्राउटेड कर गई, और जो ए है वो नहीं की। तो मेन डिफरेंस इसके अंदर ये आता है। और दोनों की कटिंग के अंदर कि दोनों का जो पार्ट उसने कट किया है वो दोनों ही क्या है, अलग अलग है। तो फर्स्ट के आंसर में हम लिखेंगे और इसी कारण उसकी जो है वो बी वाली ग्रो कर जाती, ठीक है। यानी कि कभी भी हम जिस तरह से पोटैटो कट करते हैं तो उसके आई वाला पार्ट या बड वाला लेते हैं, उसी तरह से शुगर केन भी अगर हमें कट किया है तो हमें इसमें बीच में इंटरनोड वाला पार्ट जरूर होना चाहिए शुगर केन में, ठीक है। तो आंसर में फर्स्ट वाले में पॉइंट में हम लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि टाइप बी कटिंग grew because they had nodes which contain buds meristematic tissue that can develop into new plants. Type A had no nodes so no new growth occurs, कि बी टाइप की जो कटिंग है वो जाती है क्योंकि उसके अंदर नोड्स प्रेजेंट है, और यानी कि बड भी उसके अंदर जो लगती है यहाँ पर जो मैरिस्मेटिक जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो टिश्यू होता है कि तो ये डेवलप करता है न्यू प्लांट को। तो ए है उसके अंदर नोड्स नहीं है इसलिए वो ग्रो नहीं हुआ। सेकेंड टाइप बी हैड नोड्स विद बर्ड्स while टाइप ए हैड नो नोड्स और बर्ड्स। सेकेंड ही पूछ रखा था कि बी क्यों ग्रो किया, ठीक है, इसके अंदर ए क्यों नहीं। तो बी है उसके अंदर क्या है, नोड्स प्रेजेंट है बर्ड के साथ में, जबकि ए के अंदर नोड्स भी नहीं है और बर्ड्स भी नहीं है।
थर्ड के आंसर में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप लोग क्या ऑब्जर्व करते हो इसके अंदर। तो द ऑब्जर्वेशन वाज वेदर द कटिंग्स स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू न्यू प्लांट्स, प्लांट बी शोड ग्रोथ व्हाइल टाइप ए डिड नॉट। कि ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कटिंग है, कटिंग और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है कि जो कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग इसमें स्प्राउटेड हुआ है और तभी उसके अंदर न्यू प्लांट है वो डेवलप हुआ है, ठीक है, जो क्या दिखा रखा है टाइप बी शो करता है, जबकि ए नहीं कर रहा। फोर, इनकी पैरामीटर टू बी कैप्ड द सेम, इनकी क्या पैरामीटर होनी चाहिए दोनों के अंदर फेयर टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट कि सेम सोइल टाइप, एक तो जो सोइल टाइप है दोनों को ही अगर जो सेम है, कटिंग हमने ली है तो उसके अंदर सेम सोइल टाइप होना चाहिए, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम सनलाइट, सेम टेम्परेचर एंड एनवायरमेंट कंडीशंस, सेम साइज लेंथ ऑफ कटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो फोर्थ फोर्थ रखा था उसका आंसर होगी, ये हमें पैरामीटर दोनों में इक्वली रखना चाहिए। Next question number 11. During the discussion in class, Ron gives a statement that a tissue is a group of similar cells performing similar functions. But Rajiv counter argue that this is true in case of simple tissues, but little difference in case of complex tissues. Provide your explanation in views of the discussion in class. कि एक डिस्कशन के दौरान क्लास में जो रोहन है वो अपनी स्टेटमेंट देता है कि सेल के जो सिमिलर ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। बट जो राजीव होता है वो काउंटर आर्ग्यू करता है, वो कहता है कि काउंटर से, यानी कि उसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं दोनों, तो वो कहता है कि जो दिस इज द ट्रू इन केस, यानी कि सिंपल जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन कुछ जो डिफरेंस होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें ये अलग है इस केस के अंदर। तो आप क्या जो जस्टिफाई करोगे, यानी कि आप उसके आर्ग्यूमेंट के प्रोवाइड, यानी कि आप क्या एक्सप्लेनेशन करोगे इसके अंदर, जो व्यूज में क्या रखोगे, तो डिस्कस करना है आपको, तो ठीक है। तो हम आप अकॉर्डिंग जो आंसर में लिखेंगे कि रोहन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सिंपल टिश्यू, कि रोहन की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है सिंपल टिश्यू के लिए। सिंपल टिश्यू आर मेड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस, एग्जांपल जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। However, Rajiv is also correct for complex tissues. Complex tissues are made of different type of cells that work together to perform a common function. For example, xylem and phloem consist of various kinds of cell, but together help in transport. कि रोन की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है सिंपल टिश्यू के लिए। सिंपल टिश्यू है तो सिमिलर सेल से टाइप के सेल से बने होते हैं और सेम ही जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा के कोलेनकाइमा के अंदर। जबकि राजीव ने जो स्टेटमेंट दी है, राजीव जो कहता है वो भी क्या है, करेक्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं और साथ मिलकर जो काम जो करते हैं, जिसका कॉमन जो फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जाइलम और फ्लोएम है, दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ठीक है, तो दोनों की जो सेल्स होती है कंसिस्ट अलग अलग, यानी वेरियस सेल्स होती है इसके अंदर, जो फिर दोनों ही जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, दोनों मिलकर जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कोकोनट हक्स फाइबर्स आर यूज फॉर मैट्स। इन कोकोनट्स की जो घास होती है, जो फाइबर्स होता है उसके जो रेशो होता है उसका प्रयोग मैट्स बनाने में किया जाता है। विच आर टफ एंड फाइबरस, जो टफ और फाइबरस है। विच टिश्यू हैज स्ट्रक्चर फर्दर सुटेबल टू प्रोवाइड दिस स्ट्रेंथ, और एक्सप्लेन व्हाई लिविंग पैरेन्काइमा कुड नॉट सर्व द सेम पर्पज। कि कौन सा टिश्यू होता है जो ये सब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कोकोनट को, और व्याख्या करो क्यों जो लिविंग पैरेन्काइमा टिश्यू इसके अंदर क्यों नहीं हो सकता। तो आंसर में लिखेंगे हम यहाँ पर द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर providing strength to coconut husk fiber is sclerenchyma. Sclerenchyma are dead cells made of thick and lignified cell wall. These features make the fiber strong, rigid, and tough, which is suitable for making mats. Parenchyma cannot serve this purpose because its cells are living and have thin cell wall. They are soft and mainly meant for storage, so they cannot provide the required strength and toughness. कि कोकोनट हस्क फाइबर के अंदर स्कैरेन्काइमा टिश्यू होता है, और जो स्कैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो डेड सेल से बना होता है, जो थिक होता है, और लिग्निफाइड उसकी जो सेल वॉल्स होती है। इसका फीचर ये क्या करता है, ये फाइबर स्ट्रॉन्ग, रिजिड और टफ बनाता है, जो सुटेबल होता है फॉर मैट्स, चटाई बनाने के लिए। पैरेन्काइमा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी जो सेल्स होती है वो क्या है, लिविंग सेल्स होती है, और लिविंग सेल्स क्या होती है, थिन होती है उसकी जो लिविंग सेल्स यानी कि सेल वॉल, जो सॉफ्ट
और जो मेनली मीन्स इनकी स्टोरेज के लिए जो काम करती है, ये रिक्वायरमेंट जो स्ट्रेंथ और टफनेस ये प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। विवा क्लेम्स टू हर फ्रेंड नेहा दैट, इनकी विवा अपने फ्रेंड नेहा से क्लेम करती, उसको कहती है कि मैरिस्मेटिक सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द रूट एंड सूट एपिक्स, कि मैरिस्मेटिक्स होता है जो सेल्स होती है वो केवल रूट और सूट के एपिक्स पे प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है, उपस्थित होती है उसके अंदर। वट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हो, और वट क्वेश्चंस कैन नेहा आस्क्स विभा टू हेल्प हर अंडरस्टैंड फर्दर इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और नेहा क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए इनकी नेहा को उस विभा से, जिससे वो ये समझ सके इनकी जो उसने स्टेटमेंट दी है, इनकी स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। तो आंसर में हम लिखेंगे विभा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो विभा के स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मैरिस्मेटिक टिश्यू आर नॉट ओनली प्रेजेंट root and shoot apex apical meristem but also in other regions such as nodes or base of leaves, यानी कि intercalary meristem and cambium, जिसको हम lateral मेरिस्टेम भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रेथ, की जो विवा की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो मैरिस्मेटिक टिश्यू केवल रूट और सूट के एपिक्स में प्रेजेंट नहीं होती, वो अदर जो रीजन जो क्षेत्र होते हैं, जो नोड्स और जो बेस होती है लीव्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वहां पर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके साथ ही जो कैम्बियम होते हैं उसके अंदर भी जो ग्रीथ को इंक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन दैट नेहा कैन आस्क, क्वेश्चन जो नेहा पूछ सकती है उससे, यानी कि विवा ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग, कि इफ मैरिस्मेटिक टिश्यू सॉरी सेल्स मैरिस्मेटिक सेल्स आर ओनली एट द एपिक्स देन हाउ डज द प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस, यानी कि ग्रीथ और रीग्रो फ्रॉम अदर पार्ट लाइक नोड्स, कि अगर मैरिस्मेटिक सेल्स में जो एपिक्स में प्रेजेंट होती है केवल, तो किस तरह से जो प्लांट होता है वो मोटा हो जाता है, उसकी जो ग्रोथ होती है किस तरह से दोबारा से बढ़ जाती है, फिर उसकी नोड्स वगैरह पार्ट्स वगैरह वो कैसे फिर बड़े हो जाते हैं अगर केवल एपिक्स में जो प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स आर ऑफ द सेम साइज, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों सेम साइज है, तो विच सेल विल हैव ए लार्ज वोक्यूल्स, गिव रीजन, किस सेल की ज्यादा वोक्यूल्स होगी, रीजन के साथ बताओ, और व्हाट एजम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर क्वेश्चन अबाउट, और इसमें आपकी क्या एजम्पशन हो सकती है जो क्वेश्चंस के आंसर देते वक्त। तो आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो वोक्यूल्स के अकॉर्डिंग, कि द प्लांट फर्स्ट का लिखेंगे, द प्लांट सेल विल हैव ए लार्ज वोक्यूल्स, प्लांट सेल की ज्यादा बड़ी वोक्यूल्स होगी। रीजन, प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वोक्यूल्स दैट स्टोर वाटर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज एंड हेल्प मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप, एनिमल सेल्स हैव स्मॉल नो वोक्यूल्स, कि जो प्लांट सेल की बड़ी होगी, कारण क्या है कि जो प्लांट सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वोक्यूल्स होता है जो फूड को, यानी वाटर न्यूट्रिएंट्स वेस्टेज होते हैं, इन सबको स्टोरेज करता है, ठीक, और हेल्प करता है टर्जिडिटी और शेप को बनाए रखने में। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर नो वोक्यूल्स, अगर होती भी है तो बिल्कुल ही जो स्मॉल्स होती है। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर इनकी वोक्यूल्स नहीं होती, और जो होती भी है तो हैव स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है अजेप्शन। अजेप्शन में हम क्या लिखेंगे, प्लांट सेल इज ए मैच्योर सेल, जो प्लांट सेल है क्या है, एक जो मैच्योर सेल है। बोथ सेल आर अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड वी आर कंपेयरिंग टिपिकल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, कंपेयर करेंगे टिपिकल प्लांट से और एनिमल सेल से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। A textbook states each plant tissue perform only one specific function, एक टेक्स्ट बुक जो स्टेट्स है, ये कहती है टेक्स्ट बुक की जो प्रत्येक जो प्लांट का टिश्यू होता है जो परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन, कार्य होता है उसका एक। तो व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट, इनकी इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर करेक्टनेस इनकी सही करने के लिए आप क्या क्वेश्चन उसके अंदर क्रिटिकल जो पूछ सकते हैं उससे, और व्हाट एग्जांपल ऑफ टिश्यू, और कौन से जो टिश्यू के एग्जांपल आप दोगे, यू टेक टू फाइंड आउट द आंसर टू दीज, इन सबके जो आंसर पता करने के बाद। ठीक है, इनका आंसर जो क्वेश्चन पूछोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या जो उसके एग्जांपल दोगे, जैसे ये वाला टिश्यू है तो इसमें तो ऐसा नहीं होता इस तरह से। तो आंसर में हम लिखेंगे द स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट एज सम प्लांट टिश्यू परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन। ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो नॉट कंप्लीटली करेक्ट, यानी पूरी तरह से स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू परफॉर्म करते हैं एक से ज्यादा कार्य।
क्वेश्चन 2, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे इसके अंदर जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट, डू ऑल टिश्यूज परफॉर्म ओनली वन फंक्शन और कैन दे हैव मल्टीपल्स रोल। क्या सभी जो टिश्यू होते हैं केवल एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके क्या मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं क्या। कैन सिंगल टिश्यू डू बोथ, क्या एक सिंगल टिश्यू दोनों कार्य कर सकता है, स्पोर्ट एंड फूड को स्टोर करना। डू डिफरेंट सेल्स विद द सेम टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्या जो अलग अलग सेल्स के अंदर सेम टिश्यू हो सकता है जो परफॉर्म करे अलग अलग कार्य। एग्जाम्पल्स टू वेरीफाई, एग्जाम्पल क्या देंगे इसके, कि पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है परफॉर्म स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड पैकिंग। कोलेनकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जाइलम helps in water transport and sport, phloem transport food but involves, और different type of cells with different roles। ठीक है, ये टिश्यू के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और इसी के साथ इसमें जो रोल भी दे रखा है। चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज के साथ में, जो इसके इंटैक्स यानी कि पेज नंबर से जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो, अगर आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर जो समझ में आएगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि कहाँ डाउट है और कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया, या फिर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो इसके अंदर। और अगर आपको अच्छे से सेटिस्फाई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।